तो क्या आज करते हैं इसमें लिकर्ट की प्रबंध प्रणाली, जो लीडरशिप चल रहा था, है ना टॉपिक। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टाइल ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप स्टाइल्स, इसके बारे में चर्चा किए थे। आपके नेतृत्व व्यवहार की शैली, रॉबर्ट टेनिनबॉर्न, इस पे हमने बात किया था। आज हम लास्ट ये आपके नेतृत्व का पॉइंट है लिकर्ट की प्रबंध प्रणाली। लिकर्ट की प्रबंध प्रणाली, ये जनरली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसमें देखिए कि लिकर्ट प्रणाली, लिकर्ट की जो 4 नेतृत्व प्रणाली है, ये उसी से संबंध है। लिकर्ट ये एक सोशल रिसर्चर थे अमेरिका में और उसके डायरेक्टर थे। उन्होंने काफी लंबे समय तक प्रबंधन नेतृत्व का अध्ययन किया, यानी रिसर्च किए इस पे, और उनका उद्देश्य जो था ये उत्पादनशील प्रबंधकों के नेतृत्व के समान उसके स्ट्रक्चर का पता लगाना। उनके अनुसार से उनका मत जो था, किसी भी संगठन को प्रभावशाली काफी हद तक बनाया जाता है और वह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रबंधक अपने अधीनस्थों को नेतृत्व किस प्रकार करती है। अर्थात जो प्रबंधन है वो अपने सबऑर्डिनेटर्स को, अपने फॉलोअर्स का, लीडर किस तरीके से काम करता है, उसका हम कहें कि उसको किस तरीके से दिशा निर्देश प्रदान करता है, और उनके विचारों में व्यक्तियों का नेतृत्व करने के लिए एक सबसे अच्छा प्रभावी ढंग जो है वह निर्णयन है, डिसीजन मेकिंग। तो हम जनरली कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और प्रभावी संचार प्रणाली यानी कि कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, उसकी एक एनवायरनमेंट जो है सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जिससे कि कर्मचारियों में अपने व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उसके अवसर मिल सके, उसको पूरा कर सके। हम कहते हैं ना कि सपोर्टिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। इससे आशा ये है कि कर्मचारी जो है फ्री होकर और स्वैच्छिक होकर लगन से, रुचि से अपना काम कर सके, अपने निर्णय ले सके, उसमें अधिकारों और दायित्वों का निर्वहन हो। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको प्रॉपर समय मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपने गुणवत्ता को, अपनी क्वालिटी को निखार सके, वो सामने रख सके। तो लीडरशिप की जो मुख्य 4 शैली जिन वर्गों में उसको विभाजित किया गया था, तो लिकर्ट के अनुसार से इन्होंने इसको 4 भागों में विभाजित किया था। और लिकर्ट ने जो 4 प्रणालियां या मॉडल जो प्रस्तुत उन्होंने की थी, उनमें मुख्य कुछ बातें थी जिसको कि 7 चरण, 7 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब ये जो 7 पॉइंट हैं, ये कौन कौन से पॉइंट हैं लिकर्ट के, हम उस पर देखते हैं। तो पहला जो है इन्होंने ये कहा नेतृत्व, लीडरशिप, ठीक। दूसरा अभिप्रेरण, मोटिवेशन, ठीक है। नेतृत्व, लीडरशिप, अभिप्रेरण, मोटिवेशन, संदेश वाहन, कम्युनिकेशन, चौथा परस्पर संबंध, पांचवा
निर्णय प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। छठा है आपका उद्देश्य निर्धारण, गोल सेटिंग, और लास्ट 7 पॉइंट निर्णय प्रक्रिया, नियंत्रण प्रक्रिया। ये है आपका कंट्रोल प्रोसेस। ठीक है, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, आपका इंफेक्शन, इन्फ्लुएंस, परस्पर संबंध, निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उद्देश्य निर्धारण, गोल सेटिंग और कंट्रोल प्रोसेस। ये 7 मुख्य पॉइंट हैं इसके। तो लिकर्ट की 4 प्रबंध प्रणालियां, लिकर्ट 4 मैनेजमेंट सिस्टम जिसको कि कहा जाता है। तो लिकर्ट ने जो ये 7 जो मुख्य बिंदुएं इन्होंने बताई, इसी पर आधारित है उनका प्रबंधन। और जैसे कि हमने सभी पॉइंटों पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि नेतृत्व में, लीडरशिप के लिए ये बातों की आवश्यकता है, ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि जो लिकर्ट का मॉडल जो उन्होंने प्रतिपादित किया था, जो मॉडल उन्होंने सामने में रखा, तो 4 उन्होंने मॉडल है, उनके 4 मॉडल है। और उन 4 मॉडलों में ये बातें हैं, ये बिंदुएं हैं। इन बिंदुओं पर उन्होंने बात की। पहला लीडरशिप के लिए, दूसरा मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंस, आपके डिसीजन मेकिंग और गोल सेटिंग और आपका कंट्रोलिंग। तो यहाँ हम एक एक प्रणाली को लेते हैं। तो इन्होंने जैसे कि फर्स्ट जो इनकी प्रणाली है, लिकर्ट की जो प्रणाली है, प्रबंध प्रणाली, इसमें पहला उन्होंने बताया, पहला था शोषण तानाशाही। ठीक है, शोषणकारी निरंकुश नेतृत्व भी बोल सकते हो, निरंकुश प्रणाली। ऑटोक्रेट सिस्टम, ठीक है, एक्सप्लोटिव ऑटोक्रेट सिस्टम, एक्सप्लोटिव ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, शोषणकारी भी कहते हैं, या शोषणकारी निरंकुश, यह प्रणाली भी कहते हैं इसको। अब इसमें ऐसे नेता जो कि निरंकुश और उत्पादन इसमें केंद्रित होते हैं, यानी ऐसे नेताओं का अपने अधीनस्थों पर बहुत कम विश्वास होता है। ये एक पक्षी ढंग से, यानी कि अपनी तरफ से अपने गोल पोस्ट तैयार कर लेते हैं और उनको अचीव करने के लिए जो टूल्स होते हैं, जो सिस्टम होता है, वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। और वो अपने जो उनके सबऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, उनसे वो काम कराने का उनका तरीका जो होता है आदेशात्मक होता है, निर्देशात्मक होता है। और वे निर्णय की जो सत्ता होती है उसमें अपने पास सीमित रखते हैं, यानी कि निर्णय जो पावर है वह अपने पास रखते हैं। तो ऐसे नेता जो होते हैं अपने फॉलोअर्स के जो थॉट हैं, उनके थॉट, उनके सजेशंस, ये कभी कभी उससे चर्चा करते हैं, बाकी चर्चा नहीं करते, वे स्वयं ही अपने निर्णय लेते हैं। निर्णय का जो अधिकार होता है उनके पास होता है। तो इस प्रणाली के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि नेतृत्व में इसमें अपने अधीनस्थों को अपने कार्य की जो समस्याएं हैं उनके संबंध में विचार विमर्श करने की किसी भी प्रकार से कोई स्वतंत्रता नहीं होती, फ्रीडम नहीं होती। वो ना किसी से डिस्कशन करते हैं ना, तो क्योंकि जैसे कि प्रबंधन जो है वो यहाँ पर क्या करता है, वो आदेशात्मक होता है, ऑर्डर के माध्यम से वो कार्य कराता है और पहले से ही सारी चीजों को डिसाइड कर लेता है। या हम ये कहें कि इसको कुल मिलाकर सेंट्रलाइजेशन होता है। तो
प्रबंधन शोषणात्मक जो तानाशाही प्रणाली है, जैसे कि ये नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, शोषणकारी, शोषण करना, तानाशाही। तानाशाही कहां पर होगा? आदेशात्मक, निर्देशात्मक, कि भाई आपको ये करना है, आप ये इस समय में कर देंगे। तो इसके अंतर्गत प्रबंधक जो होता है वो तानाशाह होता है। ठीक है, वे अपने जो मुख्य कार्य जो होते हैं इसके संबंध में अपने पास रखते हैं, कर्मचारियों से नहीं कराते हैं, कर्मचारियों को नहीं देते वे, और वे कार्य से संबंधित निर्णय स्वयं लेते हैं और कर्मचारियों का उनका पालन करना होता है। जो भी वो निर्णय लेंगे, जो भी आदेश देंगे, उसको फॉलो करना कर्मचारी की लायकी होती है, कर्मचारी करता है उसको। तो प्रबंधक कार्य का निष्पादन क्रमांक और विधि निर्धारित करते हैं। तो निर्णय की जो प्रक्रिया में कर्मचारियों को जो उनको लगता है, यानी कि किसी को अपने हिसाब से वो काम नहीं कर सकता है, तो प्रबंधक और कर्मचारी के मध्य में कम्युनिकेशन का एक गैप होता है, उसमें वह औपचारिक होता है। ठीक है, अनौपचारिक नहीं होता, औपचारिक होता है, और केवल वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। ठीक है ना, आदेशात्मक, यानी कि ये जो वर्क होता है ये हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी तक जाता है। और प्रबंधक जो है अपने कर्मचारियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। इस तरह की जो स्थितियां होती हैं उसमें प्रबंधक अपने कार्यों पर होता है, प्रबंधक अपने अनुसार से चलता है, वो कर्मचारियों पर रिलायबल नहीं होता है, और कर्मचारियों से काम करने के लिए वो क्या करता है, भाई आदेश और निर्देश के आधार पर कार्य करे तो उसमें क्या होगा, वो दंड देगा, पनिश करेगा। ठीक है, थ्रेट्स करेंगे। तो ये इन पद्धतियों का यहाँ पर ये उपयोग होता है। तो प्रबंधकों का कर्मचारी पर क्या होता है, एक सख्त रवैया होता है, यानी स्ट्रिक्ट होते हैं। उसके जो ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर के अनुसार से वो कंट्रोलिंग करते हैं, नियंत्रण होता है वह। और हम देखते हैं ना कि जैसे कि भाई काम करने वाले हैं, 4-6 लोगों के समूह है, 8-10 लोगों के समूह है, उसके ऊपर एक पोस्ट क्रिएट कर दिया जाता है सुपरवाइजरी का। सुपरवाइजर यानी कि वो जो लोग काम कर रहे हैं वो काम सही पर कर रहे हैं, टाइम पर कर रहे हैं, या अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक व्यक्ति वहां पर वो नियुक्त कर देते हैं। अर्थात ये तानाशाही और एक स्ट्रिक्ट वर्किंग सिस्टम होता है, इसके अनुसार से वो करते हैं। कर्मचारियों को कार्य करने की दशा में प्रबंधकों के विरुद्ध बोलने का किसी भी तरीके से कोई अधिकार नहीं होता है। और इस प्रणाली में जो सभी आपके जो इसके पहले मैंने आपको 7 पॉइंट जो मैंने बताया है, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो 7 पॉइंट उसमें इन्वॉल्व होता है। तो इस प्रकार से प्रबंधन का जो प्रबंध प्रणाली को निकट में शोषणात्मक तानाशाही का नाम दिया है, इससे वो उद्बोधन किए हैं। दूसरा पॉइंट है हितैषी निरंकुश नेतृत्व। ठीक है, हितैषी निरंकुश नेतृत्व या फिर उदार तानाशाही। ठीक है, उदार तानाशाही अथवा निरंकुश प्रणाली। वेलवेट ऑटोकेड और अथॉरिटिक सिस्टम। वेलवेट ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है, आवाज आ रही है आप लोगों तक? तो इस प्रणाली में क्या होता है, इस प्रणाली में जो नेता होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, ये अपने अधीनस्थों के प्रति थोड़ा सा संरक्षणात्मक होते हैं। जैसे कि नाम से है, उदारता होता है, यानी कि कड़ा रुख कभी कभी ये लोग अपनाते हैं, थोड़ी सी उदारता पूर्ण होते हैं। और उनके अधीनस्थ प्रबंधक और अधीनस्थों के बीच में मालिक और नौकर का संबंध होता है और उसी के तरीके से होता है। तो अधिकांश निर्णय जो है इसमें भी उच्च अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं।
ठीक है। तो उदारता या उदार तानाशाही निरंकुश प्रणाली, इस प्रणाली जैसे कि नाम से ही आपका स्पष्ट हो गया उदार, यानी कि हम ये कहें कि इसमें जो राइट होते हैं प्रबंधकों के पास, वो सारे अधिकार सेंट्रलाइजेशन होते हैं, लेकिन प्रबंधक जो है वह शोषण करता नहीं होता, अर्थात स्ट्रिक्ट नहीं होते, वो कभी कभी उदार होते हैं। और करेक्ट एंड स्ट्रिक्ट यानी कि पुरस्कार और दंड दोनों ही चीजें, कैरो एंड स्टिक। इसके अंतर्गत क्या होता है कि वे कर्मचारियों पर विश्वास तो करते हैं, और सो होता है कि भाई वो प्रबंधक जो है अपने कर्मचारियों पर विश्वास करता है और निर्धारित एक लिमिटेशन तक के वह अपने कर्मचारियों को फ्रीडम प्रोवाइड करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है। वे कार्य निष्पादन में कर्मचारियों में उसकी निष्ठा भावना को भी प्रोत्साहित करता है, जो अच्छे कार्य करते हैं उनको प्रोत्साहित करता है, पुरस्कृत करता है। और कभी कभी वो स्ट्रिक्ट भी होते हैं, तो दोनों तरीके से है। तो कर्मचारी जो होते हैं वो आदेशों को उनको पालन करना होता है, और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में यदि किसी भी प्रकार से वह समर्थ होते हैं तो उनके साथ थोड़ी सी सख्ती भी की जाती है, दंड का प्रावधान भी किया जाता है, डर जो है इसका वातावरण जो है वह भी निर्मित किया जाता है। यानी कि एक कहें कि उसमें कंट्रोलिंग पावर और डर जो है उसकी स्थिति उसमें उत्पन्न रहती है। इसमें निर्णय लेने का अधिकार जो है उच्च अधिकारियों को होता है, उनके द्वारा किया जाता है। ये एक तरीके से एक तरफा होता है, वन वे, जिसमें संदेश वाहन प्रणाली का अपना उपयोग करता है, वन वे ट्रैफिक लाइन होती है। तो इस प्रकार से प्रबंधन की इस प्रणाली में पूरी तरीके से सूचनात्मक तानाशाही नहीं कह सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सुधार करते हुए इसको उदारता की ओर ले जाते हैं, जहां पर कर्मचारी को फ्रीडम होता है काम करने के लिए, स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, उनके जो विचार विमर्श हैं उनको सुने जाते हैं। लेकिन यहाँ भी वही है कि निर्णय लेने की जो अधिकार है वह उच्च अधिकारियों तक होता है, और वन वे होने के कारण अर्थात आदेशात्मक होता है ये भी। लेकिन यहाँ पर उतनी शक्ति नहीं बरती जाती जितना कि तानाशाही निरंकुश प्रणाली पर अपनाया जाता है। तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं। तीसरी जो प्रणाली है, यह प्रणाली जो है सहभागी नेतृत्व की प्रणाली है। सहभागी, ठीक है, सहभागी सहभागी नेतृत्व, सहभागी नेतृत्व बोल सकते हो, या परामर्श के अनुसार से, ठीक है, अथवा परामर्शात्मक। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, कंसल्टेटिव मीन्स परामर्श के अनुसार से। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, प्रबंधक जो है तानाशाही प्रवृत्ति लगभग उसकी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, और प्रबंधक कर्मचारियों में विश्वास रखता है, और वो अपने कर्मचारियों को अपने विचार जो थॉट है वह प्रकट करने का यानी उसको सामने रखने का परमिट करता है, प्रोत्साहित करता है, और यथासंभव हो उनके जो परामर्श है, विचार विमर्श है, उसको स्वीकार करें। तो प्रबंध निर्णय लेने की सत्ता केवल कुछ विशिष्ट मामलों पर ही वह अपने पास रखता है प्रबंधक, यानी कि विशिष्ट जो निर्णय होते हैं प्रबंधक स्वयं लेता है, और बाकी जो डे टू डे वर्क हो रहे हैं, सामान्य जो वर्क हो रहे हैं, तो उसके निर्णय वह कर्मचारियों को दे देता है, कर्मचारियों के माध्यम से होता है। और ये कहा जाए कि उसमें उनको फ्रीडम मिलता है कर्मचारियों को, तो अधिकारियों के साथ वह मिलकर
स्वतंत्रता पूर्वक उसमें विचार विमर्श करता है, यानी कि ये वन वे ना होगा, टू वे होगा। टू वे अर्थात जहां पर विचार विमर्श हो, जहां पर आदान प्रदान हो, है ना, भाई वो जो कार्य कह रहा है तो उसको कर्मचारी भी सुने और कर्मचारी अपने ओपिनियन जो है वो मैनेजमेंट तक के दे। तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों के मध्य में एक पुल का काम करता है, टू वे होता है। तो इससे क्या है कि कर्मचारी फ्री हो जाते हैं और कार्य वो अधिक अच्छे तरीके से करते हैं, और निर्णय की जो पावर होते हैं वो प्रबंधक के पास होता है, मैनेजमेंट के पास होता है। ये काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीला होता है, जिससे कर्मचारियों में एक विश्वास पैदा होता है। और ये ऊपर के जो दोनों प्रणालियां हैं, जो फर्स्ट और सेकंड, इस प्रणाली से बिल्कुल अलग होता है, काफी इसमें सुधार की स्थिति होती है। तो इससे प्रबंधन प्रणाली में प्रबंधकों और कर्मचारियों में क्या होता है कि आपसी जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेट होते हैं, विचार विमर्श होते हैं, इसमें काफी सुदृढ़ता आती है, अच्छा होता है। तो कंक्लूसिव मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि परामर्शात्मक प्रबंध प्रणाली के रूप में इसको लिया जाता है और यह काफी अच्छा माना जाता है। और ये नियंत्रण प्रणाली काफी लचीला और लक्ष्य पर आधारित होता है, यानी कि गोल पोस्ट से संबंधित होता है। यह सकारात्मक होता है, आप ये कह सकते हो। अर्थात इसमें क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं आपस में विचार विमर्श करते हैं और छोटे मोटे जो निर्णय हैं वह स्वयं ले लेते हैं। तो इस नीति में क्या होता है कि जो हायर अथॉरिटी जो होते हैं, जो मैनेजमेंट के जो है, वो हायर जो सेंसिटिव मामले होते हैं उन्हीं को ही वह अपने पास रखते हैं, बाकी वो कर्मचारियों पर सौंप देते हैं। तो जो छोटे मोटे निर्णय होते हैं वो निचले स्तर पर, अर्थात कर्मचारी जो है आपसी अपने स्वतंत्रता और विचार विमर्श के आधार पर उसमें निर्णय लेते हैं। और ये यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो टू वे होता है। लिखत का चौथा और लास्ट जो प्रणाली है, हम उस पर बात करते हैं, जनतंत्र नेतृत्व। जनतंत्र नेतृत्व, ठीक है, प्रजातांत्रिक आप इसको ये कह सकते हैं। प्रजातांत्रिक सिस्टम, ठीक है, अब नाम से ही स्पष्ट हो जाता है आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो उसमें सभी की सहभागिता होती है, नाम से ये स्पष्ट हो गया। तो इस तरीके से हम कहें कि ये एक आदर्श प्रकार की नेतृत्व शैली है। इस प्रणाली में नेता जो होते हैं, लीडरशिप, अपने अधीनस्थों पर पूरा विश्वास रखते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। वे अपने अधीनस्थों के विचारों और उसके परामर्श की सम्मान करते हैं और उसके अनुसार से रचनात्मक कार्यों का उसमें प्रयोग किया जाता है, यूटिलाइजेशन होता है। तो दोनों पक्षों के बीच में, अर्थात मैनेजमेंट और एम्प्लॉय जो होते हैं, इन दोनों के मध्य एक बहुत ही अच्छा संबंध होता है, यानी कि हम कहें कि इसको फ्रेंडशिप अच्छी होती है, एक पारिवारिक एनवायरनमेंट होता है। इसमें कम्युनिकेशन की जो सिस्टम है वह खुला होता है, यानी कोई भी अपना विचार रख सकता है उसमें, और विचार विमर्श के आधार पर जब कर्मचारी को फ्रीडम मिलेगा जो अपने थॉट रख सकता है, तो इससे क्या होगा, वो प्रभावी होगा और अच्छा होगा। तो अधीनस्थों के लक्ष्यों का निर्धारण और उसके निर्णय, इसकी जो प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं, वह सक्रिय हिस्सेदारी से बनता है, यानी कि सभी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, मैनेजमेंट का भी और एम्प्लॉय का भी। एम्प्लॉयों के बीच में एक फ्रेंडशिप तैयार होती है और इसके अंतर्गत जो लीडर होते हैं वो अपने जो एम्प्लॉय हैं उन पर वो पूरा ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि उसकी सहभागिता, मधुर संबंध और मान्यता, रिकॉग्नाइजेशन, ये सब इस सिस्टम के सोल होते हैं, जिससे कि आपको मैंने पहले जैसे मैंने बताया कि मौद्रिक और अमौद्रिक, है ना, फाइनेंशियल जो सिस्टम्स होते हैं, यानी कि पुरस्कार के सिस्टम्स भी यहाँ पर दिए जाते हैं। तो मोटिवेशनल में सभी तरीके के मोटिवेशनल यहाँ पर अपनाए जाते हैं। तो नेता जो होता है अपनी सद्भावना, उसका समर्थन, उसका भरोसा
इसका एक एनवायरनमेंट का वो निर्माण करता है, जिससे कि नियंत्रण समंगों का उपयोग नियंत्रण के बजाय उसके स्वयं के मार्गदर्शन के आधार पर किया जा सकता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि प्रबंधकों के दृष्टिकोण से ये पूर्णतः उदारवादी होता है, मानवीय होता है, प्रजातांत्रिक होता है। कार्य संबंधित जो लगभग सभी निर्णय हैं वो प्रबंधकों और कर्मचारियों में एक पूर्ण विश्वास को उत्पन्न करता है, और इसमें तानाशाही प्रवृत्ति किसी भी तरीके से शो नहीं होता, यानी उसका स्थान यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि ये प्रबंधक और कर्मचारी आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं। लक्ष्यों का निर्धारण कर्मचारियों के परामर्श के द्वारा प्रजातांत्रिक तरीके से किए जाते हैं। प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक की जब हम बात करते हैं तो सबको अधिकार होता है बोलने का, वह अपनी बातों को रख सकता है और स्वेच्छा से कार्यों को करना नहीं करना उस पर आधारित हो जाता है, तो इससे वह सुदृढ़ हो जाता है, यानी कि एक खुला मंच मिलता है जो कि काफी प्रभावपूर्ण होता है। और जो छोटे मोटे मामले होते हैं वह एम्प्लॉय जो है, कर्मचारी जो है, वह स्वयं अपने विवेक से अपने अनुसार से उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें उद्देश्यों का निर्धारण में कर्मचारियों की एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनको मैनेजमेंट की तरफ ये ध्यान नहीं देना होता है कि भाई इस कार्य के लिए वो पूछे फिर उसके बाद कर ले, वह स्वयं अपने विवेक से उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो लिकट के अनुसार से प्रबंध की जो सहभागिता है प्रजातांत्रिक प्रणाली, ये वर्तमान में सबसे अच्छा माना जा सकता है, ये उपयुक्त प्रणाली है और ये संगठन में मानवीय संसाधनों का विकास और उसका उपयोग करने की दिशा में सबसे अच्छा माना जाता है इस प्रणाली को। इससे जो औद्योगिक संबंध है ये इसके एक हेल्थी रिलेशनशिप को बनाए रखता है, आपसी संबंधों को बहुत अच्छा हेल्थी रखता है। इसमें जब सब खुश हों और सभी तरीके से कर्मचारी, हम कहते हैं ना कि भाई जिस संस्था का कर्मचारी खुश होगा वो संस्था जो है उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, अर्थात इसमें उत्पादकता में वृद्धि होती है, गोल पोस्ट वो आसानी से प्राप्त कर सकता है, कर्मचारियों में एक संतुष्टि होती है, पारस्परिक सहभागिता की भावना इसमें विकसित होती है। और वर्तमान समय में हम ये देखें कि ये प्रबंध के लिए बहुत ही श्रेष्ठ सिस्टम है, यानी कि इंपॉर्टेंट सिस्टम है। और लिकट ने यह सुझाव दिया कि प्रबंधकों के सभी स्तरों पर नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे प्रणाली को सहर्ष उसको स्वीकार कर सके। तो यहाँ पर हम लिकट की जो मुख्य बातें हैं, लिकट की 4 जो सिद्धांत है, प्रणाली है, इसको हम देखते हैं। यदि हम लिकट के जो लिकट ने जो प्रणाली बताई है इसमें कार्य निष्पादन, विशेष तौर पर हम देखते हैं उत्पादकता, कर्मचारी का आवर्तन, लेबर टर्नओवर, उसके एब्सेंस, उसकी गुणवत्ता जो है क्वालिटी कंट्रोल, रिसोर्सेस, इन सब चीजों का हम देखें तो इसका उन्होंने प्रयास किया है। उन्होंने अपने रिसर्च में ये पाया कि जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत ज्यादा असंतोष होता है, लेकिन उसको जब डिसेंट्रलाइजेशन कर दे, अर्थात उन्होंने जो 4 सिस्टम स्टाइल जो उन्होंने बताया है इसमें संगठन जो है वो काफी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार से लिकट की जो प्रणाली है, ये 4 जो प्रणालियां इन्होंने जो बताई उसका समर्थन करते हैं। और इसमें जिन प्रबंधकों द्वारा इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है वे इसका उच्च निष्पादन वह करते हैं। इसमें स्वस्थ और समर्थित वातावरण जो है, जैसे कि मैंने बताया कि एक हेल्थी रिलेशनशिप जो है वह तैयार होता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है जो कि कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है और उसमें उनकी संतुष्टि में वृद्धि करता है। अब इसमें हम देखें कि ये लिकट की जो बातें हैं तो ये मुख्य, या हम कहें कि लिकट की जो संक्षेप में जो प्रणालियां हैं उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जॉब ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड, रिलेशन ओरिएंटेड, एक्सट्रीम और एक्सट्रीम। ठीक है, अर्थात हम ये देखें कि प्रणाली में कार्य अभिमुखी, जॉब ओरिएंटेड, उच्च रूप से संरक्षित और निरंकुश प्रबंध शैली जो होता है,
रिलेशन ओरिएंटेड होता है, दूसरी ओर उसमें जो सिस्टम इनका 4 है, माने चौथी प्रणाली है, इसमें संबंधों पर अभिव्यक्त होता है, यानी अभिभूति शैली होती है, जो कि परस्पर एक दूसरे पर विश्वास, उसकी भावनाएं, संतुष्टि पर आधारित होती है। और इन दोनों अतिथियों में एक्सट्रीम्स के बीच हम ये देखते हैं उनकी सिस्टम 2 और 3, ये दोनों लगभग एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी, यानी निरंकुश और अनिरंकुश जो विचारधारा है, ये उसके समान है। तो इस तरीके से आप लिकर्ट की प्रणाली की समीक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको लिकर्ट की प्रबंध प्रणाली होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे, ठीक है? जी सर। ओके।